तो हेलो बच्चों, आज आपके कौन सर अगला लेक्चर लेके आए हैं और मूल कॉन्सेप्ट का ये स्टेचियोमेट्री है। स्टेचियोमेट्री जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। एक्चुअली स्टेचियोमेट्री वर्ड जो डिराइव हुआ वो ग्रीक वर्ड स्टैच्यून से एंड मेट्री से डिराइव हुआ। स्टैच्यून का मतलब होता है एलिमेंट, स्टैच्यून का मतलब एलिमेंट, और मेट्रियन का मतलब होता है मेजर, तो यानी कि एलिमेंट का मेजरमेंट। ठीक, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए यहाँ जो स्टेचियोमेट्री पढ़ी जाती है वो किसी खास रिएक्शन के लिए पढ़ी जाती है। जब दो चीज़ों में रिएक्शन होता है तब के लिए पढ़ी जाती है। ये टॉपिक दो चीज़ों में रिएक्शन के लिए पढ़ी जाती है। रिएक्शन जब होता है दो चीज़ों में तो उसके लिए पढ़ी जाती है स्टेचियोमेट्री। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्टेचियोमेट्री जब रिएक्शन के लिए पढ़ी जाती है तो किसी रिएक्शन में जो कोफिशिएंट होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, उसको स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या होता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आप समझ रहे हैं, जैसे ये रिएक्शन है एक NH3, जिसमें NH3 के आगे कोफिशिएंट कितना है 2, नाइट्रोजन के आगे का कोफिशिएंट कितना है 1, हाइड्रोजन के आगे का कोफिशिएंट कितना है 3। ठीक है, तो जो आगे का कोफिशिएंट होता है उसी कोफिशिएंट को हम लोग कहते हैं स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट आगे रहता है। तो NH3 में आगे है 2, तो इसे ये स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। नाइट्रोजन के आगे है 1, तो ये स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। हाइड्रोजन के आगे है 3, तो ये इसका स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो किसी भी रिएक्शन के आगे जो कोफिशिएंट प्रेजेंट रहता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर, उस कोफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। दैट कोफिशिएंट इज नोन एज स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और यही स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से स्टेचियोमेट्री बनी है। और इसी में स्टेचियोमेट्री में हम लोग प्रॉब्लम्स बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और इसमें जो है एक्चुअली मोल मेथड में आते हैं। इसमें स्टेचियोमेट्री के प्रॉब्लम बनाने के कई मेथड हैं इसमें, और इसमें पहला मेथड आपको मैं बता रहा हूँ जिसे आप कह सकते हो मोल मेथड। इसे आप क्या कहोगे, मोल मेथड कहोगे। और मोल मेथड में क्या किया जाएगा, तो स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से सबको अगर डिवाइड कर दिया जाए, सबके मोल को, जैसे मोल्स ऑफ NH3, मोल्स ऑफ NH3 को उसके स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 से क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। मोल्स ऑफ N2 को उसका स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 से डिवाइड कर दिया गया। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को उसके स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 से डिवाइड कर दिया गया। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये सब इक्वल हो जाएंगे। तो ये मोल्स ऑफ NH3/2, मोल्स ऑफ N2/1, मोल्स ऑफ H2/3, ये सब के सब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर, इक्वल हो जाएंगे। कब इक्वल हो जाएंगे, जब ये अपने स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएंगे। तो स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड होने पर सब इक्वल हो जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, अगर नाइट्रोजन का मोल आपको दिया हुआ है, अमोनिया का मोल निकालना है, तो आप निकाल सकते हो इस रिलेशन से। अगर कहा कि कितना मोल अमोनिया लेने से 3 मोल नाइट्रोजन बनेगा, कितना मोल अमोनिया लेने से 3 मोल नाइट्रोजन बनेगा, तो आप इसी रिलेशन को आगे बढ़ाओगे। मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू, ये 2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 ×
मोल्स ऑफ N2, मोल्स ऑफ N2, नाइट्रोजन का मोल। तो नाइट्रोजन के मोल में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको अमोनिया का मोल मिल जाएगा। यानी नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का मोल दिया हुआ है तो आप अमोनिया का मोल निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का मोल दिया हुआ है तो भी आप अमोनिया का मोल निकाल सकते हैं। अमोनिया का मोल दिया हुआ है तो आप हाइड्रोजन का मोल निकाल सकते हैं। इस तरह किसी का भी मोल दिया है तो दूसरे का मोल आप निकाल सकते हो इस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हेल्प से। ठीक, अगर मान लीजिए कि नाइट्रोजन कहेगा कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन, क्या कहा, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 3 मोल प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल अमोनिया लेना होगा। तो आप ये रिलेशन लिख लोगे। लिखने के बाद मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, 2 इंटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें आप नाइट्रोजन का मोल्स फीड कर दो, कितना, 3, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना, 6 मोल। 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6 मोल हो गया। ठीक, तो इस तरह मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 6 मोल, यानी 6 मोल अमोनिया अगर आप लोगे तो उससे 3 मोल नाइट्रोजन आपका पैदा होगा। ये कैलकुलेशन आपको बताया और इसे कैलकुलेट करने का यही तरीका होता है। ठीक है, तो अब इस पर आप प्रॉब्लम देखेंगे कि आखिर इस पर प्रॉब्लम कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, हाँ, तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे और ये क्वेश्चन जो है आपको कुछ दे रहा है और कुछ पूछ रहा है। आप देखिए, HCl और MnO2 में रिएक्शन हुआ तो इन दोनों के रिएक्शन के बाद H2O, MnCl2, क्लोरीन और क्लोरीन बना। ठीक है, बहुत कुछ पूछ सकता था। ठीक है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ MnO2। यहाँ 5 ग्राम MnO2 देकर आपको HCl पूछा है। वाटर भी पूछ सकता था, MnCl2 पूछ सकता था, क्लोरीन पूछ सकता था, क्लोरीन का वॉल्यूम पूछ सकता था, मतलब बहुत सारी चीज़ें ये पूछ सकता था। हाँ, बहुत सारी चीज़ें आपसे ये पूछ लेता। कोई एक चीज़ देकर लगभग सब चीज़ पूछ लेता और आप उसी रिलेशन से निकालते तो आपका निकल जाता, आपका निकल जाता। अगर आप उस रिलेशन से निकालोगे तो निकल भी जाएगा। तो ये देख लीजिए, पहले तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnO2, MnO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। तो मैग्नीज का हो गया 55, 2 ऑक्सीजन का हो गया 2 इंटू 16, टोटल कितना हो गया 87। ये मॉलिक्यूलर वेट MnO2 का हो गया। अब आप एक मॉलिक्यूलर वेट, चूँकि MnO2 को दिया है, देखिए MnO2 को दिया है 5 ग्राम, इसलिए MnO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिए। पूछा गया है क्या चीज़, HCl, तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट देखिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl, तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, इट विल बी 36.5। ठीक है, 36.5। ये जो है आपका दोनों का मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ये दोनों का मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब इन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट से अब हम लोग जो है देखते हैं क्या चीज़, HCl और MnO2 का रिलेशन।
तो आपको अभी अभी जो बताए थे उसी हिसाब से आप बनाइएगा। देखिए यही लिखते हैं, मोल्स ऑफ HCl, मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाई कितना, बताइए। कोफिशिएंट से स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 4। उसके बाद अब क्या लिखिएगा, मोल्स ऑफ MnO2, मोल्स ऑफ MnO2 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई उसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो हो गया 1। अब HCl निकालना है, तो HCl का वो भी क्या निकालना, हाउ मेनी ग्राम्स, वेट निकालना है। मोल्स का फार्मूला आप जानते हैं, मोल्स का फार्मूला क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। इस 4 को उधर लेके चले ही जाइए पहले। मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू 4 इंटू मोल्स ऑफ MnO2। ठीक है। अब मोल्स ऑफ HCl, तो वेट ऑफ HCl बाई मोलेकुलर वेट ऑफ HCl इज इक्वल टू 4 इंटू वेट ऑफ MnO2 बाई मोलेकुलर वेट ऑफ MnO2। ठीक। अब आप वेट पुट कर दीजिए, मोलेकुलर वेट पुट कर दीजिए, तो वेट ऑफ HCl, मोल्स का फार्मूला होता है वेट बाई मोलेकुलर वेट, आपको याद होगा। वेट ऑफ HCl तो 4 इंटू वेट ऑफ MnO2, MnO2 का वेट, तो MnO2 का वेट कितना हो जाएगा 5 ग्राम बाई MnO2 का मोलेकुलर वेट कितना 87, ठीक, और इंटू मोलेकुलर वेट ऑफ HCl 36.5। इसी को कैलकुलेट कर लीजिए अब आप, तो आपका वेट ऑफ HCl आ जाएगा 5 इंटू 4 20 इंटू 36.5 बाई 87 ग्राम। अब 20 में 0, 5 दूनी 10, 13, 730 बाई 87 ग्राम आ गया। तो इतना ग्राम आपका वेट ऑफ HCl होगा। HCl का वेट ये निकल गया आपका, आपने निकाल लिया। तो इस तरह HCl का वेट हम लोगों को पता चल गया, हम लोगों ने निकाल लिया कि HCl का वेट कितना चाहिए उसको रिएक्शन करने के लिए। तो वेट ऑफ HCl नीडेड to react with 5 gram of MnO2 will be equal to 730 divided by 87 ग्राम। ओके, ठीक। देखिए अब हम लोग एक नया तरीका सीखते हैं स्टोइचियोमेट्री में। स्टोइचियोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको बनाने के लिए प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो एटॉमिक कंजर्वेशन का मतलब एटम कंजर्व रहेगा, यानी कोई रिएक्शन हो उसके लेफ्ट साइड जितने एटम रहेंगे उतना ही राइट साइड एटम रहेंगे, चाहे वो रिएक्शन बैलेंस रहे या ना रहे। तो इसमें बैलेंसिंग ज़रूरी नहीं है, इसमें रिएक्शन को बैलेंस करके बनाइए वो ज़रूरी नहीं है। मोल मेथड जो पिछला था उसमें रिएक्शन बैलेंस ही होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि बच्चों को रिएक्शन ही याद नहीं रहता है ना, है कि नहीं। तो आपको रिएक्शन तो याद है नहीं, और रिएक्शन नहीं याद है तो वैसी स्थिति में आप क्या करोगे, क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। नहीं, आप POAC लगाओगे, रिएक्शन नहीं भी याद है, रिएक्शन कुछ नहीं पता है, तब भी क्वेश्चन बना लोगे आसानी से।
जो कि अभी अभी देख लोगे कि मुझे रिएक्शन नहीं याद है, क्वेश्चन में कहा हम प्रोडक्ट निकाल लिए। तो बिना रिएक्शन याद रहे, बिना उसको बैलेंस किए हुए आप क्वेश्चन बना सकते हो, ये फ़ायदा है। रिएक्शन को रफली भी लिख लो, लिख लोगे तो तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं भी कई बार लिख पाओगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इसमें बैलेंसिंग ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह के रिएक्शन बिना बैलेंस किए बनाए जाते हैं। जैसे देखिए NH3 गिव्स N2 + H2, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इस POAC अगर इस पे लगाइएगा तो नाइट्रोजन, मान लीजिए नाइट्रोजन के NH3 दिया है, नाइट्रोजन पूछा है, या नाइट्रोजन दिया है NH3 पूछा है, तो इस केस में आप क्या करोगे? तो इस केस में आप करोगे ये कि नाइट्रोजन पर POAC लगाओगे, जिस एटम के बारे में पूछेगा उसी पर POAC लगाओगे। जिस एटम के बारे में पूछेगा उसी पर क्या लगाओगे? POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। जैसे अप्लाइंग POAC ऑन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम पर POAC हम लोग अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन एटम पर जब हम लोग POAC लगाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक, कैसे लिखेंगे? तो इधर देखिएगा नाइट्रोजन का जितना नंबर है उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके पूरे मोल में। इधर नाइट्रोजन का जितना नंबर है, तो इधर नाइट्रोजन का कितना नंबर है? 1, दिख रहा है ना। इसमें NH3 में कितने नाइट्रोजन हैं? तो NH3 में आपके 1 नाइट्रोजन है। तो POAC नाइट्रोजन पर, जिस पे POAC लगाओगे तो लेफ्ट साइड वो सारे एटम खोज लेना, राइट साइड वो सारे एटम खोज लेना, ठीक है। लेफ्ट साइड सारे एटम खोज लेना, राइट साइड सारे एटम खोज लेना, ठीक, और तब POAC लगा देना, उसी एटम पर लगाना और सारे एक साथ लिख लेना। जैसे POAC तुमने नाइट्रोजन पे लगाया तो देखिए नाइट्रोजन आपको यहाँ कितना है NH3 में? 1, तो इसीलिए 1 × मोल्स ऑफ NH3। दूसरे साइड नाइट्रोजन कहाँ है? नाइट्रोजन यहाँ है। इस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का नंबर कितना है? 2। तो इस 2 नाइट्रोजन को आप क्या कर लोगे? कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ लिखोगे 2 × मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या लिखोगे? 2 × मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का नंबर 2 था, एटम का नंबर 2 था। तो इस तरह से निकाल लोगे। अगर तुम POAC हाइड्रोजन पे लगा रहे हो, मान लो तुमको हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, हाइड्रोजन ऐसे ही निकल जाएगा। हाइड्रोजन पर जब POAC तुम लगाओगे तो हाइड्रोजन में NH3 के अंदर हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं बताओ? तो NH3 में कहोगे कि सर हाइड्रोजन 3 प्रेजेंट है, तो 3 × मोल्स ऑफ NH3 कर दो। 3 प्रेजेंट हैं, बोलोगे ना? तुम तो बोलोगे ही, क्यों नहीं बोलोगे? बोलना पड़ेगा। हाँ, तो हाइड्रोजन का नंबर 3 है, तो 3 × मोल्स ऑफ NH3, 3 × मोल्स ऑफ NH3 कर दो इधर, 3 × मोल्स ऑफ NH3। और दूसरे तरफ हाइड्रोजन, दूसरे तरफ जो हाइड्रोजन है कितने हैं? 2, तो 2 × मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 × मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपका निकल गया, ये आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है KClO3। अब KClO3 देकर आपसे KCl पूछ दिया या KCl के बारे में पूछ दिया, तो आप या तो K पर लगा लोगे POAC, और नहीं तो क्लोरीन पे लगा लोगे POAC। तो अगर मान लो कि आप K पर POAC लगा रहे हो पोटासियम पर, तो इधर पोटासियम का नंबर कितना है? 1, इधर पोटासियम का नंबर है 1, तो 1 × मोल्स ऑफ KClO3, 1 × मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल होगा किसके? 1 × मोल्स ऑफ KCl के। 1 × मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल होगा 1 × मोल्स ऑफ KCl। यहाँ भी K का नंबर 1 है, यहाँ भी K का नंबर 1 है,
तो K का नंबर दोनों तरफ क्या है, 1 1 है, तो इधर 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3, यहाँ भी 1 इंटू मोल्स ऑफ KCl। ठीक, अब अगर क्लोरीन पर POSE लगाओगे तो इधर भी क्लोरीन का नंबर 1 है, इधर भी क्लोरीन का नंबर 1 है, तो दोनों तरफ 1 ही से मल्टीप्लाई होगा। 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ KCl, 1 इंटू मोल्स ऑफ KCl। फिर ऑक्सीजन पर POSE लगाओगे तो थोड़ा सा तुमको सोचना होगा। तो ऑक्सीजन पर POSE, मान लो कि KClO3 का क्वांटिटी दे दिया, 5 ग्राम KClO3 से ऑक्सीजन कितना पैदा होगा, देख रहे हो ना, 5 ग्राम KClO3 से ऑक्सीजन कितना पैदा होगा, ये क्वेश्चन पूछ दिया, तो क्या करोगे, तो इसमें आप निकाल लोगे और क्या करोगे, कहोगे कि सर ऑक्सीजन पर तब POSE लगाएंगे, क्योंकि KClO3 देकर और ऑक्सीजन पूछ रहा है ना, तो ऑक्सीजन पर लगाएंगे। तो ऑक्सीजन पर लगाइएगा जब आप POSE, तो इधर ऑक्सीजन का नंबर कितना है, ऑक्सीजन 3 है, तो 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 करेंगे, इसको आगे कर लेंगे 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3, तो 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3, और उधर कितना ऑक्सीजन का आइटम है, 2, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ O2, 2 इंटू मोल्स ऑफ O2, 2 से मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ O2 लिख देंगे। तो इस तरह जो है आपको निकाला जा सकता है। ये यहाँ मोल्स ऑफ KClO3 रख दीजिएगा और यहाँ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये 2 आके इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन KClO3 के मोल के 1.5 गुना होगा, और जो वेट देगा मोलेकुलर वेट से डिवाइड करके अपना जो है फाइनली ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ओके। अब इस पर जो है आप देख लो एक क्वेश्चन, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत मार्वेलस। देखिए ये जो क्वेश्चन है उसी तरह का है, KClO3 टाइप का। अब ज़रा आप ये सोचो कि जो है KClO3 के बारे में कहा है कि KClO3 को हीट करने के बाद KClO3 का कितना ग्राम लेकर हीट किया जा रहा है, 4.90 ग्राम KClO3 को हीट किया जा रहा है। इसको ऑन हीटिंग शोज ए वेट लॉस, कोई सामान ले लिया, जैसे ऐसे KClO3 इतना ले लिया और नीचे से गर्म किया, तो कुछ देर के बाद क्या देखा कि इसका वेट पहले लिए थे 5 ग्राम, अब रह गया 4 ग्राम। 5 ग्राम कोई सामान ले लीजिए, आप उसको गर्म किए, तो गर्म करने के बाद देखते हैं क्या कि पहले 5 ग्राम लिए थे, अब गर्म कर लेने के बाद देखते हैं कि 4 ग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम जो चीज़ उड़ गया, निश्चित रूप से वो क्या होगा, गैस के फॉर्म में होगा या वेपर होगा, जो गैस बन के क्या कर गया होगा, उड़ गया होगा। तो निश्चित रूप से वेट का जो लॉस होगा, किसी सॉलिड को तुम लेकर और अगर गर्म करते हो और उसके वेट का लॉस होता है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से उसमें से कोई क्या निकल रही है, गैस निकल रही है। मान लो तो ये KCl निकलेगा तो वो तो सॉलिड होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दूसरा चीज़ निकलेगा वो क्या होगा, गैस होगा। तो निश्चित रूप से जो निकला, वेट का जो लॉस हुआ, वेट का जो कमी हुआ, वेट जो घटा, वेट जितना कम पड़ा, वो क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वेट है। क्यों, तो समझ ही गए ना, क्यों, क्योंकि गैस ही तो उड़ेगा, ये तो सॉलिड है, ये तो रह जाएगा वहीं। सॉलिड को गर्म किए या गर्म करने के बाद उसमें जो गैस होगी वो सब उड़ जाएगी, या सॉलिड जो बचेगा सो वहीं रह जाएगा। हाँ, तो इसमें जो है आप KClO3 का कितना 4.9 ग्राम टेकन मतलब लिया गया। ठीक है, कुछ देर गर्म करने के बाद आफ्टर हीटिंग मान लीजिए कि इसका कितना टूट गया। आगे चलिए, व्हाट % ऑफ ओरिजिनल KClO3 हैज़ डिकम्पोज्ड, यानी जो ओरिजिनल KClO3 था
4.9 ग्राम जो था उसका कितना परसेंट टूट गया, क्योंकि उसी का कुछ परसेंट टूटा तो क्या बना, ऑक्सीजन बना ना, गैस बना ना, और गैस बन के उड़ गया ना। तो कुछ भाग टूटा होगा, सब भाग तो नहीं टूटा होगा, कुछ भाग तो वहीं रह गया और कुछ भाग टूट के उड़ के गैस बन के निकल गया। तो पूछ रहा है कि कौन सा परसेंट में भाग उड़ गया। तो मान लीजिए कि इसका एक्स पार्ट जो है क्या हो गया, टूट गया। तो यहाँ लेट करिए, लेट x ग्राम ऑफ KClO3 decomposed, composed, ठीक है, x ग्राम ऑफ KClO3 decomposed, ठीक है। तो 4.9 में से x ग्राम घट गया, x ग्राम डिकम्पोज कर गया, ठीक है। तो अब उसी x ग्राम से आप इसको निकाल लेंगे। अब तब POAC किस पे लगाएंगे, ऑक्सीजन पर। POAC किस पर लगाएंगे, ऑक्सीजन पर। और 4.9 पूरा नहीं डिकम्पोज किया, उसमें से कितना ग्राम डिकम्पोज किया है, मात्र x ग्राम। तो x ही ग्राम ने इसमें से टूटा है, बाकी भाग इसका बचा हुआ रह गया है। तो POAC ऑन किस पे लगाइएगा, POAC ऑन किस पर, ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम पर आप POAC लगाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन एटम पर POAC लगाएंगे। तो अब लगाइए, तो यहाँ क्या लिखिएगा, 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3, मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। अब इनका 3 इंटू इसका वेट ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई मोलेकुलर वेट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2 इंटू वेट ऑफ O2 बाई मोलेकुलर वेट ऑफ O2। तो O2 जो डिकम्पोज करके आया 0.384 ग्राम दिया हुआ है। अब पुट कर दीजिए, निकल जाएगा 3 इंटू एक्स बाई KClO3 का मोलेकुलर वेट जोड़िएगा तो 122.5 आएगा। और इधर देखिए 2 इंटू वेट ऑक्सीजन का कितना है, 0.384 और डिवाइडेड बाई मोलेकुलर वेट 32। तब x आपका निकल गया, x इजकल टू 2 इंटू 0.384 इंटू 122.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 32। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 0.98 ग्राम। यानी कि पूरा 4.9 में से जो है कितना ग्राम बच गया, कितना ग्राम टूट गया, डिकम्पोज कितना ग्राम हो गया, 4.98 में से उतना डिकम्पोज हो गया। तो परसेंटेज डिकम्पोजिशन निकालिएगा, तो परसेंटेज डिकम्पोजिशन, तो परसेंटेज डिकम्पोजिशन जितना डिकम्पोजिशन हुआ, कितना डिकम्पोजिशन हुआ, 0.98 डिवाइडेड बाई कि जितना था 4.9, 0.98 टूट गया, 0.98 टूट गया और 4.9 था, इनटू क्या कर दिया 100। तो इससे कितना परसेंट आ गया, 20%। कितना परसेंट आ गया, 20%। यानी 20% KClO3 क्या कर गया, डिकम्पोज कर गया। समझ गए, ठीक है। तो इस तरह ये POAC का एप्लीकेशन हुआ और इस तरह से POAC अप्लाई की जाएगी। इस पर क्वेश्चन आगे भी बनाते रहेंगे हम लोग, ठीक है। सी यू, मीट यू अगेन इन next lecture. This lecture has been finished. We will meet and meet again.